बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हंगामी सूरत हाल मच गई है शाम के अंदर और ये बहुत बड़ी लड़ाई में बदल गया है मामला। सारे हैरान थे कि अचानक से हुआ क्या है कि बागी फोर्सेस जिनको इजराइल बैक कर रहा है और ईरान ने इल्ज़ाम लगाया है, रूस ने इल्ज़ाम लगाया कि तुर्की भी इनको बैक कर रहा है। ये कैसे हुआ है कि अचानक से वो शाम के इलाके हमा से लेकर एलेपो और इसके अलावा यानी हलब और हर जगह फतह करते जा रहे हैं। रूस के जेट्स तैयारों पर उन्होंने बमबारी की है, यानी उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की है। रूस के फौजी अड्डों पर हमला किया है, रूस ने शदीद बमबारी किया, लेकिन उसके बावजूद वो इलाके पर इलाके फतह करें। अब मामला सामने आया है, शाम में अपोजिशन जो मीडिया है उन्होंने खबर ब्रेक कर दी है कि शाम के अंदर से असल कहानी ये है कि फौजी जर्नैल और बड़े पैमाने पर फौज के ऑफिसर बशारुल असद को घर भेजने के लिए तैयार हैं। वो रूस को यहाँ से फारिग करना चाहते हैं और उसके बाद इजराइल के लिए रास्ता मुकम्मल तौर पर क्लियर होने जा रहा है। और इस सूरत हाल में किसी भी वक्त बशारुल असद का तख्ता उल्टा जा सकता है, उसको मुकम्मल तौर पर फारिग किया जा सकता है। ये अब तक की सबसे तबाहकुन और बड़ी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इसके बाद जो जंग छिड़ने वाली है उसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखिए, अब मामला बड़े खुलकर सामने आ गए हैं कि सारे ये सोच रहे थे ये बाकी कैसे एंटर हो रहे हैं। यानी गजा तकरीबन 420 दिन से जल रहा है, ये लोग गए नहीं इजराइल, ये लोग गजा में दाखिल नहीं हुए। अब ये लोग अचानक से यहाँ पर आ गए हैं, शाम के इलाके पर इलाके फतह कर लिए, तो मामला तो बड़ा क्लियर हो गया है। जाहिर सी बात है, जब तक फौज के जर्नैल अंदर से सिक्योरिटी वो नहीं मामला क्लियर करती, ये नहीं होता। अब ये बाहर से आ रहे हैं और फौज वहां से रास्ता छोड़ती जा रही है। यही तो पुतिन चीख चीख कर पूछ रहे हैं बशारुल असद से क्या हो रहा है। वो कह रहे जी मैं क्या करूं, फौज मेरे कंट्रोल में नहीं है। यानी फौज के जर्नैल और फौज के अंदर इन्होंने लड़ाई करवा कर बशारुल असद को फारिग करने जा रहे हैं। देखिए, 2-4 दिन पहले की बात नहीं है, काफी अरसे से, यानी आप सोच रहे नेतन्याहू पूरी तरह फारिग करना चाह रहा था बशारुल असद को, और वो चाह रहा था कि इसके बाद हम इसको फारिग करें तो हिजबुल्लाह को शाम से जो मदद मिल रही है वो ना मिले, हमास को जो मदद मिल रही है वो ना मिले, उसके अलावा रूस यहाँ पर जो मेरा नाटका बंद करके बैठा हुआ वो ना हो, मैं शाम पर कब्जा कर नहीं पा रहा। रूस को यहाँ से निकालना है, ईरान को निकालना है, हिजबुल्लाह को जो हथियार पहुँच रहे हैं वो शाम से पहुँच रहे हैं, जब तक वो बंद नहीं हो गए मैं लिबनान को फतह नहीं कर सकता। तो उन्होंने प्लान ये किया कि चूंकि बशारुल असद फ़लस्तीन के साथ भी खड़ा हो गया है, वो हमास के साथ भी खड़ा है, और हमास के तो लीडर ने ओपनली कहा है कि बशारुल असद की जितनी सपोर्ट हमें है किसी ने यानी कम ही रीजन के अंदर ईरान के बाद की है। तो इस सूरत हाल के अंदर आप ये सोचें कि बड़ा क्लियर आपको ये बात समझ आ गई है कि शाम के अंदर तबाही करना बड़ा ज़रूरी था। असल में हुआ ये था कि नेतन्याहू ये कह रहा था कि बार बार आकर वो स्ट्राइक करता था ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, और वह कह रहा था यहाँ पर प्रोडक्शन हाउसेज हैं, यहाँ पर काम हो रहा है या फलाना हो रहा है। वो सारे का सारा मामला बड़ा क्लियर हो रहा है। अब असल कहानी ये है कि बशारुल असद को मुकम्मल तौर पर फौज के अंदर से ही ऑफिसर्स ने ये कह दिया है कि भाई इस सूरत हाल के अंदर मामला बड़ा क्लियर आ गया है कि वो कह रहे हैं कि बशारुल असद फारिग हो जाए, वो यहाँ से निकले और हम उसके बाद इनका खुद मुकाबला करेंगे। बड़ा क्लियर मामला है कि असल में फौज ने सारा खेल रचाया है उनके, और इसराइल अंदर तक, शाम की फौज के अंदर तक पेनिट्रेट कर गया। वरना आप बताइए कि आप सोचें कि 2016 से लेकर 2024 तक शाम के एलेपो शहर जिसे वो हलब कहते हैं वो फतह ना हो पाया, शाम के इलाके फतह ना हो पाया, वो दमिश्क तक पहुंच रहे हैं। तो दमिश्क तक पहुंचने का मतलब ये है कि अंदर से मदद की गई है। तो हुआ क्या है कि 8 साल के अंदर वो 1 इंच जमीन ना ले पाए, और सिर्फ 72 घंटों के अंदर उन्होंने शहर के शहर फतह कर दिए। कैसे बाकी सारे आगे? क्योंकि अब वो ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, वो रूस को ख़त्म करना चाहते हैं, हमास को वो ख़त्म करना चाहते हैं, वो हिजबुल्लाह को ख़त्म करना चाहते हैं, और वो शाम के अंदर से काम करना चाहते हैं। अब आप एक बात बताइए कि अगर बशारुल असद की गवर्नमेंट जाती है और ये फौजी आ जाते हैं, वो कहते हैं रूस को यहाँ से निकलो, तुम फारिग हो जाओ तुम यहाँ से, तो आप बताएं उसका वहाँ से अड्डों पर हमले शुरू करवा देते हैं, सारा कुछ होता है। उसके बाद जब शाम यानी गोलान हाइट्स से अगर रूस की फौज के अड्डे खत्म होते हैं तो सबसे पहले गोलान हाइट्स के इलाकों को कौन फतह करेगा? कौन करेगा? इसराइल करेगा। और कौन करेगा? इसराइल एक दफा इलाका किसी का ले ले, कभी वो जिंदगी में वापस करता है? उसके बाद आप बताइए ईरान का इन्फ्लुएंस वो शाम से खत्म करना चाहेंगे,
फिर उसके बाद वो इन्फ्लुएंस खत्म करने के लिए तैयार होंगे मुकम्मल तौर पर लेबनान का कि हिजबुल्लाह को सप्लाई ना, फिर वो लेबनान की जंग शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हंगामी दौरे पर शाम पहुंच रहे हैं और उनकी एम्बेसी पर भी हमला कर दिया गया, उनके कॉन्सुलेट पर भी हमला कर दिया गया। और इस सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ी तबाही है कि ईरान के फाइटर्स, उनके कमांडोज, उनके लोग अब बड़े पैमाने पर लड़ने के लिए शाम आ रहे हैं। ये लड़ाई बड़े पैमाने पर होने वाली है, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये फलस्तीन की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है। आप भूल जाएंगे गजा को, आप लेबनान जंग को भूल जाएंगे जो यहाँ पर होने वाला है, और इसका असर इराक पर आएगा। इसका असर याद रखिएगा होता होता ईरान पर भी आएगा। यही पूरे का पूरा पैटर्न इस वक्त तैयारी करके बैठा हुआ है नेतन्याहू के ईरान में। आप एक बात बताइए, इस्माइल हानिया कैसे मारा गया ईरान के अंदर? सिक्योरिटी किसके हवाले थी? फौज के हवाले थी ना। आप बताइए कि टॉप लेवल के जर्नैलों को पता था ना कि हसन नसरुल्लाह कहां पर मौजूद है, फवाद शुक्र कहां पर मौजूद है, किसको पता था? ये सारी हिजबुल्लाह की क़यादत के बारे में ईरान के अंदर बैठे लोगों को पता था। इस्माइल हानिया का सिक्योरिटी किसके हवाले थी? आप बताइए। फौज ने उसको सिक्योरिटी दी है और बाहर से कोई बंदा आकर उठकर उसको मारकर चला जाता है। आप बताएं, उसको पता था ना कि यहाँ पर ये सारा मामला है। तो ये क्या चीज़ें आसान है? इनका अपना प्रेसिडेंट मारा गया। आप सोचें कि आयतुल्लाह की जान ऑलरेडी खतरे में है। तो इस सूरत हाल में असल तकलीफ ये थी, ये यहाँ पर नहीं, ये उसके बाद यमन में भी ये काम करना चाहते हैं, यमन के हुथियों के खिलाफ। ये बड़े पैमाने पर कर रहे हैं कि हम इनको बाहर से तो हरा नहीं सके, ईरान इतनी ताकत बन गया है, हम शाम के अंदर भी हरा नहीं सके, तो अंदर से इनके लड़ाई कराओ, अंदर से इनको आपस में लड़ाओ, अंदर से बागी खड़े करो कि सारे का सारा मामला। पहले बाहर से बागी, उनको अचानक असला दिया गया, वो आ रहे हैं, हलवा समझ के शहर के शहर फतह हो रहे हैं, ईरान के ऊपर वो पड़ गए हैं। ईरान के बाद आप ये देखिए कि कैसे उन्होंने काम किया है कि वो बशारुल असद की गवर्नमेंट हटाने के लिए आ रहे हैं, और उसके बाद अंदर से फौजी अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी ये हट जाए। आप सोचिए इसको बैक कौन कर रहा है? तुर्की बैक कर रहा है। इस सूरत हाल में ईरान चुप करके बैठ जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है और इसका सारे का सारा फायदा आपको देखेंगे, आपको इजराइल नजर आएगा उठाता हुआ। अब इजराइल क्या करेगा? वो इन्हीं फाइटर्स के थ्रू, ये जो फाइटर्स नहीं है, ये बागी हैं, ये दाइश है। जैसे दाइश ने कभी इजराइल के खिलाफ लड़ाई नहीं की, दाइश ने कभी जिंदगी के अंदर अमेरिका के ऊपर कोई हमला नहीं किया, तो दाइश अब क्या करती है? ये दाइश 2 है, ये 2.2 आप इनको कह सकते हैं। ये दाइश के लोग जो अब ये काम कर रहे हैं, दाइश का असल में एक विंग है। अब वो काम क्या कर रहे हैं? अब उन्होंने, आप देखिए, आप गौर करें जरा, सिर्फ एक चीज गौर करें, वो हमले कर रहे हैं रूस के फौजी अड्डों पर, वो हमले कर रहे हैं ईरान पर, हिजबुल्लाह पर, जो सप्लाई जा रही है हमास को उस पर, जो सप्लाई जा रही है हिजबुल्लाह को और वो इजराइल से लड़े उस पर, हमास इजराइल से लड़ी उस पर। रूस हिफाजत कर रहा है इजराइल की गोलान हाइट से, या रूस हिफाजत कर रहा है शाम की ताकि वो हमला ना करे। तो कौन उसका फायदा उठा रहा है? यानी इजराइल लड़ाई कर रहा है, उससे वो बचा रहे हैं। इजराइल मिसाइल मारता है तो रूस के फौजी अड्डों से मिसाइल तबाह होते हैं। अब आप गौर करें, उसके बाद हिजबुल्लाह की मिसाइल प्रोडक्शन पर ये हमले करें जो ईरान के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला करें जो ईरान इजराइल से लड़ रहा है, रूस जो इजराइल से हिफाजत करवा रहा है उस पर हमला हो रहा है, हिजबुल्लाह जो इजराइल के खिलाफ लड़ा है, उन सब के खिलाफ ये सारे बागी अचानक आ गए और अंदर से फिर बशारुल असद की जो फौज है वो ये सारे का सारा काम कर रही है और वो इनको क्लियरली ला रहे हैं। रूस सीख रहा है ये क्या हो रहा है। यानी आप एक सिंपल सी बात है, देखिए, दुश्मन बाहर से कभी भी नहीं जीत सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता जीत सकता है। जब आप नेचुरल तरीके से, क्या सूरत हाल होती है। अब एक बात बताइए, 420 दिन हुए गजा में लड़ने के लिए गए, ये इजराइल से लड़ने के लिए गए? नहीं गए ना। तो फिर इस सूरत हाल के अंदर अचानक से इनको नजर आ गया, तुर्की इनको बैक कर रहा है। नेचुरल तरीका क्या होता है कि जी ये लड़ाई बड़ी देर की 2016 से ही जारी थी, ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही हिजबुल्लाह और इजराइल की सीजफायर हुई, लड़ाई खत्म हुई, अभी लड़ाई यानी वो कंटिन्यू होनी है बड़े पैमाने पर। इजराइल शिकस्त खा रहा था, इजराइल ने अपने मफाद के लिए उस लड़ाई को खत्म कर पाया। अब वो शाम की तरफ आ गए हैं कि हमसे हिजबुल्लाह नहीं संभाली जा रही, हम पहले हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, इस तरह के शाम को हम खत्म करें, यहां से उनकी सप्लाई लाइन काटे, यहां से सारा कुछ काटे, फिर हम आगे चले। और इस सूरत हाल में रूस का जो इन्फ्लुएंस को खत्म करे, रूस यूक्रेन में बिजी है, उसके सारे रिसोर्सेज वहां पर, जाहिर सी बात है जो मॉस्को के अंदर हमले हो रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज यहां तो नहीं लगा सकते, तो अब अगला नंबर उन्होंने बशारुल असद को हटाना है।
इस सारी सूरत हाल के अंदर आपको चीज़ें बड़ी क्लियर हो गई हैं कि अब ये लड़ाई बड़े पैमाने पर है। दुनिया भर के कमांडोज यहाँ पर पहुँच रहे हैं लड़ने के लिए। मामला क्या होगा क्या नहीं, जिंदगी में याद रहे, जब भी इजराइल ने काम किया है उन्होंने अंदर घुसकर हमारे अंदर के ही लोगों को खरीदा है, हमेशा से फौज के अंदर खरीदा उन्होंने। और आप देख लो उसका क्या सिलसिला निकला है। और उसका सिलसिला निकला कि शाम के अंदर मामलात कितने ख़राब हो गए हैं, बशार अल असद के खिलाफ ख़राब हो गए। अब वो जर्नैल कह रहे हैं जिसको हमने फारिग करना है। ये उसके बाद जो तबाही आएगी उसके बाद ये असल में लेबनान पर हमला करेंगे ताकि उसको सप्लाई ना मिले, ताकि हम उसको रोकें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।